मैं आज शिव जी को साक्षी मानकर सच्चे मन से रुद्र को अपना पति मानती हूँ। रुद्र को अपना पति मानती हूँ। क्योंकि रुद्र के गुस्से को शांत करने का तरीका इस गौरी के पास है। अरे ले आई उमंग को घर। अरे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। हम तो शहर के बाहर गए थे, कल जब लौट के आए तो देखा बाहर ताला लगा हुआ है। हम ये सोचे कि कर्ज की वजह से कहीं तुम लोग तीर्थ यात्रा पे ना चले गए हो। वो तो हमको धर्मलाल बोला कि ये सामान बेचते बेचते रास्ते में गिर गई है। आप निश्चिंत रहिए कन्हैयालाल जी, हम लोगों ने अपनी पहली सांस यही ली है तो आखिरी भी यही लेंगे। कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से। और रही बात आपका उधार चुकाने की, तो वो भी मैं जल्द से जल्द चुका दूंगी। अरे उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ ना। तुम्हारा पति तो हरिद्वार का इतना बड़ा आदमी है, उससे काय का हिसाब क्यों नहीं चुकता करवा देती? बोल। माँ, आप उमंग को अंदर ले जाओ। और अगर आपकी बात खत्म हो गई हो ना, तो आप भी यहाँ से जा सकते हैं। अरे मैं तो चला जाऊंगा गौरी। अगर मेरा हिसाब नहीं चुकता किया ना तो घर बहुत जल्दी खाली करना पड़ेगा। अब तुम्हारी वो दुकान बैठ के मक्खी मारने के अलावा किसी काम की नहीं रह गई, समझे? दुकान की कमाई से तो घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता। कन्हैयालाल जी का उधार कैसे चुकाएंगे? लगता है अब किसी और तरीके से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? दादाजी, कुछ सोचा आपने कि हम लोग गौरी को इस घर में कैसे लेकर आएंगे? चिंता मत कर बहू, गौरी बहुत जल्द इस घर में आके सब कुछ ठीक ठाक करने वाली है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। गौरी ने अपनी मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर भरकर हमारा आधा काम कर ही दिया है। और बाकी का भी आधा काम कभी पूरा नहीं होगा दादाजी। गौरी मेरे नाम का सिंदूर लगा के पीहू की जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। जा रहे हो अभय? ये ब्रेकफास्ट और बेड टी तुम्हारे लिए है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? लो चाय पी, नहीं तो ठंडी हो जाए, और ठंडी चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। प्रेम बताओ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे चाय पानी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता।
मुझे सिर्फ थोड़ी सी केयर और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। तो वही तो कर रही हूँ ना मैं अभय। तुम्हें क्या लगता है कि सुबह उठकर किचन में सड़कर मैं और क्या कर रही थी? तुम्हारे लिए बैठी और ब्रेकफास्ट बना रही थी। तुम चाहते क्या हो अभय? तुम एक पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाना चाहती हो तो पहले पति को समझो। तो प्रेम बता, हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है, लेकिन तुम्हें अब तक यही नहीं पता कि चाय पीने से पहले मैं शावर लेता हूँ, नाश्ता करने से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि नहाने के तुरंत बाद तुम फिल्टर कॉफी पीती हो। यही तो फर्क है प्रेम बताओ, दिल से रिश्ता निभाने में और फर्ज निभाने में। ये अभी को क्या हो गया? मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतनी आसानी से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को हाथ से नहीं निकलने दूंगी। माँ, शिव जी भी कभी अपने भक्तों के साथ कितने अजीब खेल खेलते हैं ना, तो समझ में नहीं आता। अगर उन्हें अभय को पीहू से ही मिलवाना था तो इसके लिए उन्होंने मुझे जरिया क्यों बनाया? ये भी तो हो सकता है बेटा कि शिवजी ने रुद्र और गौरी को मिलवाने के लिए अभय को जरिया चुना हो। मुझे ऐसा नहीं लगता माँ। उसने जो भी किया उसके लिए अब मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने ना तो कभी रुद्र से कोई उम्मीद की थी और ना ही कभी करूंगी। रुद्र मेरा पहला प्यार है, इसीलिए मैं उसे भुला तो नहीं सकती, लेकिन इस घर में आप लोगों के साथ रहकर मैं हमेशा उसकी ढाल बनने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस वक्त इस घर को चलाने के लिए पैसों की कहीं ज्यादा जरूरत है माँ, और अब मैं जानती हूँ पैसे कमाने का नया तरीका क्या है। जो भी हो जाए माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। एक्सक्यूज मी जी, वो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आपको आने में थोड़ी देर हो गई, इंटरव्यू तो खत्म हो गया। देखो, हमारे यहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन रायवाला में हमारा एक्सपोर्ट आउटलेट शुरू होने जा रहा है। हम तुम्हें वहाँ रिसेप्शनिस्ट का जॉब दिला सकते हैं और तुम्हें एडवांस पेमेंट भी मिल सकती है, जैसा कि तुम चाहती हो। तुम्हें इंग्लिश वगैरह तो आती है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। 10वीं तक पढ़ाई की है मैंने। 10वीं तक? ओह, मुझे माफ़ करना। हमारी कंपनी में ग्रेजुएट्स लोग ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए ना, ये मेरे 10th का सर्टिफिकेट है और इसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हैं, और इंग्लिश में तो मैंने खास करके टॉप किया है। आप प्लीज़ एक बार तो ध्यान दीजिए ना मेरे रिजल्ट की तरफ। मैं अच्छा करूँगी, प्लीज़ मुझे। देखिए, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी में, और हमारी कंपनी के रूल्स सभी के लिए इक्वल हैं। और तुम्हें देख के तो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज़ पता नहीं कैसी बातें करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, चलती हूँ।
लीजिए शर्मा जी, घर की चाय। तो इस बार साउथ अमेरिका चले? हाँ, अगले महीने चलते हैं। अरे जूनियर, कहाँ जा रहा है बेटा? कुछ नहीं दादाजी, वो एक अधूरा काम पूरा करने जा रहा हूँ। एक मिनट, इधर आओ। बात क्या है? बात बहुत सीधी है दादा। उस गौरी ने आप सब लोगों को अपने ढोंग में फंसा रखा है, लेकिन असलियत ये है कि वो सब अपने फायदे के लिए हम सबका इस्तेमाल कर रही है, और इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आप गौरी से नफरत करते हैं, लेकिन अपने दिल में झांक कर देखेंगे ना तो आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। और फिर आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि गौरी वाकई में बहुत अच्छी लड़की है, और उसकी अच्छाई आपसे बेहतर कौन समझ सकता है देवर जी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है भाभी, गलतफहमी आप लोगों को है। मेरे दिल में गौरी के लिए कोई जगह नहीं। मेरे दिल पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ पीहू का है। लेकिन कायदे से ये हक अब तुम गौरी को दे चुके हो। शायद इसीलिए कल रात पूरी पवित्रता से हम सबके सामने गौरी ने तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा। क्या हुआ बेटा, नौकरी मिली? माँ, यहाँ काबिलियत से ज्यादा डिग्री की मांग है। कहीं ग्रेजुएट चाहिए तो कहीं इंटर पास। लेकिन आपकी बेटी ने तो 10वीं तक पढ़ाई की है ना, वो भी हिंदी मीडियम से। गौरी बेटा, एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानेगी? तू रुद्र से मदद क्यों नहीं मांगती? आखिर वो तेरा पति है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? अपनी ही सोच के विपरीत जाने के लिए कह रही हैं मुझसे? इसमें गलती आप ही की है। आपने मुझे आज तक किसी से मदद लेना सिखाया ही नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज अचानक से आपने ऐसी बात क्यों बोली। क्या भरोसा नहीं रहा आपको अपनी बेटी पर? ऐसी बात नहीं है बेटा। आज अम्मा दुकान जाने से पहले बहुत बातें सुना गई मुझे। वो कह रही थी कि गौरी आए तो उससे कह देना कि अगर वो रुद्र की पत्नी है तो जाके उससे हक मांगे। बेटा, शायद कन्हैया लाल जी के पैसे चुकाने के लिए उन्हें यही एक रास्ता सूझ रहा है। हाँ, नानी को तो आप अच्छे तरीके से जानती हैं। उनकी बातें बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन चाहती वो हम सबका भला ही है। आप चिंता मत करो, मैं काम ढूंढ रही हूँ और कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। वो सफेद बाल कालकी देवी यहाँ पे रहती। क्या कालकी देवी घर पे है? बताइए क्या बात है? जैसे आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्हें हमने अपने रेस्टोरेंट में गाना गाने की नौकरी दी, एडवांस मांगा, वो भी दिया। एक दिन गाना गाया, भाग ली वहां से। मुझे तो शक्ल से ही नौटंकी लगती है बुढ़िया। देखिए, आप नानी के बारे में जरा ढंग से बात कीजिए। किस ढंग की बात कर रही हैं मैडम आप? हाँ, जो यहाँ का पता दिया वो भी गलत, जैसे तैसे पहुंचा हूं मैं। आप एक काम कीजिए, बुलाइए उन्हें यहाँ। वो इस समय घर पर नहीं है। अभी आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं उस रेस्टोरेंट में एक छोटा सा मुलाजिम हूं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है वहां। मेरे मालिक ने मुझ पे जिम्मेदारी रखी एक अच्छे सिंगर ढूंढने की। अगर आज सिंगर नहीं मिलती है तो हमारा काफी नुकसान हो सकता है। वैसे भी रिनोवेशन के बाद आज होटल पब्लिक के लिए खुल रहा है। जैसी भी ये बुढ़िया गाना अच्छा गाती है। भाई साहब, क्या नानी की जगह मैं आपके रेस्टोरेंट में काम कर सकती हूँ? अगर आप मुझे एडवांस दे दें तो मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ। देवर जी, कोई भी ढोंग करने वाली लड़की कभी कलंक को अपने माथे का टीका नहीं बना सकती। आपने पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती की,
लेकिन उसने फिर भी आपको अपना पति स्वीकार किया। अरे आप उससे कितनी नफरत करते हैं, पर वो तो आपके नाम का सिंदूर लगाती है, लेकिन आपसे किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं करती। उसने आपसे बिना किसी शर्त के प्यार किया है देवर जी, और मेरा यकीन मानिए यही सच्चा प्यार होता है। भाभी क्या सच है और क्या झूठ ये मैं जानता हूं। मुझे तो फिलहाल सिर्फ ये पता करना है कि वो मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाती है, साबित क्या करना चाहती है, उसके दिमाग में है क्या? देवर जी, भगवान करे इस मुलाकात में गौरी के दिल का सच आपके सामने साबित हो जाए देवर जी, और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। किसकी? सच्चा व्यक्ति परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखना, जीत गौरी और उसके सिंदूर की जरूर होगी। माँ, गाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे इसी बात का डर था ना कि कहीं तेरा बीता हुआ कल मेरा आज ना बन जाए। हाँ, लेकिन तेरे ना चाहते हुए भी हुआ वही जो किस्मत चाहती थी। मैं भी तेरी तरह सर उठाकर जीना चाहती हूँ माँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे सर पर छत हो, घर में 2 वक्त का खाना हो, और ये सब जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब तुम मुझे गाना गाने की इजाजत दोगी। नहीं गौरी, इस बारे में मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ, समझने की कोशिश तो कर। अरे अगर मेरा गाना गाने से हमारा गुजारा हो सकता है तो इसमें गलत क्या है? नौकरी के लिए सुबह से न जाने कितने चक्कर काट चुके हैं, लेकिन डिग्री के बगैर कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे भी घर में बैठे बैठे तो नानी के ताने ही सुनने को मिलेंगे ना। इससे अच्छा है कि 4 पैसे लाकर उनके हाथ में दे दूं तो उन्हें देखकर वो भी खुश हो जाएंगी। आप जानती है ना। और माँ, जहाँ मैं गाना गाने जा रही हूँ वो एक फैमिली रेस्टोरेंट है। पर गौरी, वो जगह हरिद्वार से बाहर है। वहाँ रेस्टोरेंट में लोग खाने के साथ शराब भी पीते हैं। कुछ पता भी है तुझे? तो क्या हुआ माँ? मेरे मांग में ये सिंदूर देख रही हैं आप? ये मेरी हिफाजत करेगी। हाँ, मेरे गाना गाने से लोग मुझे इज्जत की नजर से ही देखेंगे, और अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की भी तो मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ। माँ, इतने सालों से भी तो हम अकेले इस घर में रह रहे हैं ना। आज तक किसी की हिम्मत हुई कि आकर मुझे परेशान कर दे? माँ, मान जाना प्लीज, और कोई रास्ता भी नहीं है। जैसी तेरी मर्जी। अब तू बड़ी हो गई है ना, शादी हो गई है तेरी। थैंक यू सो मच माँ। आप देखना, मैं सारी परेशानियों को यूं चुटकी में दूर कर दूंगी। मेरी आंखों में जो ये चमक है ना, यही मुझे जीत हासिल करवाएगी। छोटी को टाइम पर दवा दे देना, झुमरू को बुलवा कर नानी का खाना भी दुकान पर भिजवा देना, और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप मुझे फोन कर लेना। फोन मेरे पास ही है। अपना ध्यान रखना बेटा, और काम खत्म होते ही घर लौटाना। ठीक है माँ, चलती हूँ। गौरी, रुक। ये ले, तेरी किस्मत का सिक्का। ये तेरा साथ देगा। चलती हूँ। रिक्शा। जिस चीज के लिए तुझे कभी इजाजत नहीं दी, उसके लिए पता नहीं क्यों आज हाँ कह दिया। मैं जानती हूँ बेटा, तू भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं
कब तेरी मांग का सिंदूर तेरी मुश्किलें दूर करने का जरिया बनेगा।